सीखना तो निरंतर चलता रहता है। बच्चे अपने अनुभवों से हरदम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये अनुभव कक्षा से बाहर, घर, परिवेश, खेल के मैदान, कहीं भी हो सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, अध्यापकों, माता-पिता और समुदाय की भूमिका रहती है। बच्चों के अपने अलग-अलग अनुभवों को कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जा सकता है? बच्चों के सीखने को शिक्षक एवं माता-पिता कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए सीखने के अनेक ऐसे संकेतक हैं जो हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है। कक्षा में सीखने सिखाने के क्रम में बहुत सी छोटी बड़ी गतिविधियां होती हैं, पर उसका आकलन हम नहीं करते। हम केवल उपलब्धि का ही मापन करते हैं और सीखने की प्रक्रिया कहीं पीछे छूट जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में इस तरह के शैक्षिक संकेतकों का कैसे समावेश किया जाए, जिससे बच्चों को अपने अनुभवों को अपनी तरह से अभिव्यक्त करने के अवसर या मंच कक्षा में ही मिल सकें। Our endeavor to prepare learning indicator and learning outcome is providing a better opportunity for the teachers, for the learners and even for the parents to work together, and also to provide the classroom a much more inclusive shape where every child is being addressed properly. The gap, the strength, the weakness, everything for every child is there very much visible for the teacher, and accordingly suitable pedagogy can be used for the improvement of the child, and then we can really think of a better education system, a very quality education, and also addressing the need of all. What is our motto? That quality education for all would be something which this kind of approach in our assessment process would be able to fulfill. आइए कुछ कक्षाओं में चलकर स्वयं देखें कि इन संकेतकों को कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है। आज हम आपको कक्षा 3 में ले चलते हैं, जहां एक मजेदार कहानी सुनाई जा रही है। कहानी सुनने सुनाने के दौरान भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। संभवतः शिक्षिका ने कक्षा में ऐसी ही कुछ योजना बनाई है। कहानी है कक्षा 3 की रिमझिम से शेखीबाज मक्खी। एक था बड़ा सा जंगल, और जंगल में था एक भयंकर ताकतवर शेर। एक दिन दोपहर का समय था और शेर एक पेड़ की छांव के नीचे सो रहा था। इतने में वहां एक मक्खी आई। कौन आई? मक्खी आई और शेर के आसपास भिनभिनाने लगी। अब जब मक्खी शेर के आसपास भिनभिनाने लगी तो अब शेर नींद में कैसे करने लगा? बार बार अपना पंजा मारने लगा, लेकिन मक्खी ने अपना भिनभिनाना नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? शेर को आया गुस्सा, और जब शेर गुस्से में आया तो वो जोर से दहाड़ा। कैसे दहाड़ा होगा शेर? शेर ने कहा, मक्खी मुझे तंग कर रही है, सोने नहीं दे रही, भाग जा वरना मार डालूंगा। मक्खी कहने लगी, जंगल का राजा और बात करना नहीं आता। जैसे ही उसे लगा कि वो उसके कान के पास आई, उसने जोर से पंजा उठाया और जोर से अपने कान के पास पंजा मारा। भाषा की कक्षा में सुनना बोलना सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। दरअसल इस प्रक्रिया में भाषा सीखने की अनेक संभावनाएं समाहित हैं। पाठ की कहानी को जब शिक्षिका अपने शब्दों में हाव भाव पूर्ण तरीके से सुनाती है तो बच्चों में श्रवण क्षमता का विकास करने, अनुमान लगाने और कहानी की घटनाओं को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ने के अनेक मौके मिलते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मक्खी और कहाँ-कहाँ बैठती है?
मैम कचरे के ढेर के पास। मैम मिठाइयों पर। मैम नाली के आसपास। मैम घर में। मैम जहाँ पर सड़ी हुई चीजें होती है वहाँ पर देखिए मैम। अब मक्खी आगे उड़ चली। वहाँ एक लोमड़ी भी थी और लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे चर्चे तो मैंने दूर दूर तक सुने हैं। वो मकड़ी है ना, मकड़ी, वो तुम्हें भला बुरा कह रही थी। जब मक्खी ने लोमड़ी की बात सुनी तो मक्खी को बहुत क्या आया? बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया होगा अंकित? मैम मक्खी को जब गुस्सा आया होगा तो फिर मक्खी ने मकड़ी के पास गई होगी। तो फिर मक्खी से बोली होगी, अच्छा तू मेरे बारे में बड़ा बुरा कह रही थी, मैं तुझे अभी मजा सिखाती हूँ। जब मकड़ी के जाले में जब मक्खी घुसी तो फिर मकड़ी ने जाला फेंका, जब मकड़ी उसके अंदर फंस गई। मैम जब वो मक्खी उस जाले में पहुँची होगी तो वो जाले में निकलने की बहुत ही कोशिश कर रही होगी, पर वो उस जाले में फंस गई होगी। मक्खी जब मकड़ी के जाले में फंस गई थी तब मकड़ी से गलती से जाला टूट गया और मक्खी जमीन पे गिर गई। मैम मकड़ी से आने से पहले छुपकली आते उसे खा गई होगी। मक्खी और मकड़ी की लड़ाई हुई होगी और मक्खी जीत गई होगी। मकड़ी मक्खी को खा गई होगी। मैं मकड़ी के आने से पहले छिपकली आके मक्खी को खा गई होगी। जब मक्खी मकड़ी के जाल में गई होगी तो मक्खी ने बोला होगा कि मैं जंगल की रानी हूँ, मैं बड़ी बलवान हूँ। जैसे वो मकड़ी के जाल में गई वह फंस गई। तो बच्चों अब आपको ये लिखना है कि आपके हिसाब से इस कहानी का एंड क्या होना चाहिए। शिक्षिका बच्चों को ये अवसर देती है कि वे कहानी को अपनी तरह से आगे बढ़ाएं। हम देख रहे हैं कि बच्चे अपनी कल्पना से अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं। कहानी लिखते समय वे अपने पूर्व अनुभवों का भी प्रयोग कर रहे हैं। अपने मन से कहानी को सृजनात्मक तरीके से लिखना एक महत्वपूर्ण लेखन कुशलता है। हाँ जी बच्चों, अब आपने सबने अपने अपना लिख लिया। आप अपने साथी के साथ अपनी शीट बदल देंगे और एक दूसरे का पढ़ेंगे कि आपके साथी ने क्या लिखा है। लिखी गई कहानियों को बच्चों द्वारा परस्पर पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। मक्खी तरफ तरफ का मर गई होगी या मकड़ी ने मक्खी को खा लिया होगा। मक्खी को लोमड़ी ने बचा लिया होगा और कहा घमंड करना बुरी बला है। मकड़ी और मक्खी की लड़ाई हुई होगी और मक्खी जीत गई होगी। मकड़ी के खाने से पहले छिपकली आकर मक्खी को खा गई होगी। इसके माध्यम से वे न केवल लिखित सामग्री पर अपनी राय देते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। शिक्षिका को इन्हीं गतिविधियों के दौरान अवलोकन करते हुए ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो वास्तव में भाषा सीखने सिखाने की गुणवत्ता के संकेतक होते हैं। अक्सर हम कक्षा में ये सब करते तो हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसके प्रति सजग न हों। बच्चों के चेहरे के भाव, उनकी सक्रियता, उनकी भाव भंगिमाएं, उनके सीखने के बारे में भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जिन्हें हमें समझने और पढ़ने की जरूरत है। पाठ्यक्रम के अनुसार हमें आकृतियों और उनके अंदर के कोणों के आपसी संबंधों का पता लगाना है। बच्चे आकृति के बारे में पहले से जानते हैं। कौन सी गतिविधि उपयोगी रहेगी? क्यों ना मैं माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल करूं और बच्चों को इस संबंध का पता लगाने दूं। आज हम आकृतियों और उनके कोणों में संबंध का पता लगाएंगे। माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल करके
उनसे आकृतियां बनाकर आप सब दो दो के ग्रुप में आपस में बातचीत करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है ये बताओ पहले। सर ये ओपन स्टार है। हाँ, और सर ये क्लोज। सर ये ओपन है, ये क्लोज है। ओपन और क्लोज कैसे पता ये ओपन है ये क्लोज है? सर क्योंकि इसका यहाँ से खुला और यहाँ से बंद है। ओके, नाउ लुक हियर। हर्ष ने ये दो फिगर बनाए, हर्ष ये कौन सा फिगर था? पेंटागन। ये आपने ओपन बताया था, और ये कौन सा है? क्लोज्ड। जैसा हर्ष ने कहा ये है क्लोज्ड और ये है ओपन। ये क्लोज्ड क्यों है और ये ओपन क्यों है? कौन मेरी मदद करेगा? जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हाँ, हम जा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं नहीं जा सकते क्योंकि इसका दरवाजा बंद है, इसका दरवाजा खुला है। मलय आपने अच्छा बताया। अब क्या कोई और तरीका है ओपन और क्लोज्ड फिगर को पता लगाने का? कुणाल बताइए जरा। सर क्लोज फिगर में जहाँ से हम शुरू करते हैं उसके पूरे चक्कर लगा कर सर हम वहीं पे वापस आ जाते हैं। और ओपन में? सर ओपन में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसके पूरे चक्कर लगा कर सर हम वापस नहीं आ सकते उसी जगह पे। कहाँ नहीं वापस आ सकते? सर जहाँ से हमने स्टार्ट करा वहाँ पे वापस नहीं आ सकते। वहीं पे वापस नहीं आ सकते। क्या ये सही कह रहा है? गुड। अब हमने दो तरीके सीख लिए हैं ओपन और क्लोज्ड फिगर को पता लगाने का, पर क्या कोई और तरीका भी है ओपन और क्लोज्ड फिगर को पता लगाने का? जरा सोचिए और हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आकृतियां दो तरह की हो सकती हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। आप लोगों ने भी कुछ फिगर्स बनाई हैं अपनी बोर्ड शीट पे। उस फिगर के बाहर छोटा सा लिख दो, अगर ओपन है तो O और अगर क्लोज्ड है तो C। आप 3, 4, 5 या इससे भी ज्यादा माचिस की तिल्लियां लेकर बंद आकृति बनाएं। देखते हैं जरा, ये कौन सा फिगर है? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ये कौन सा है? हेक्सागन। बच्चे अभी कुछ आकृतियों के नाम नहीं बता पा रहे। अच्छा, और ये कौन सा है फिर? सर पेंटागन। ये वाला पेंटागन है ना। ये कौन सा है? आप में से और कोई बताएगा? सर ये हेक्सागन है। ये हेक्सागन है। क्यों? सर क्योंकि इसमें 6 साइड्स होती है इसलिए हम इसे हेक्सागन कहते हैं। तो यानी जिस फिगर में 6 साइड्स होंगी वो क्या होगा? हेक्सागन। बट अगर 6 से 5 हो जाएं साइड्स तो सर पेंटागन कहेंगे। पेंटागन कहेंगे। गुड। किनके देखते हैं कौन सी फिगर ऐसी है जिसमें 6 साइड्स हैं? गिनो जरा, मेरे साथ गिनो पहले। सर ये वाली। कोई भी एक 3 साइडेड फिगर बनाओ, उसका नाम लिखो। नाम लिखो। गुड। अभी इसमें एंगल कितने हैं ये भी बताओ मुझे। सर 3। काउंट करो। 1 2 3। लिख दो यहां पे 3 एंगल्स आपने बनाए। नाउ प्रथम स्क्वायर बनाएंगे। कम
Square is how many sided? Four sided figure. बनाओ. क्या है ये? स्क्वायर. स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? फोर. और एंगल कितने होते हैं? प्रथम 4 एंगल्स हैं उसमें? मार्क कर दो. So how many angles? 4 angles. आपने माचिस की तिल्लियों से जो आकृतियां बनाई हैं, उन आकृतियों में कोणों को मार्क करेंगे. अगर 3 साइड का फिगर है तो एंगल कितने आपने आइडेंटिफाई किए थे? अगर 4 साइडेड फिगर है तो 6 साइडेड फिगर है तो अगर 7 साइडेड फिगर होगी तब क्या होगा? एंगल कितने आएंगे? तो एक जनरल रूल निकल करके आ सकता है क्या? कौन बताएगा मुझे? शेप्स में जितनी साइड होती है उतने एंगल अंदर होते हैं. आप बताओ. जितनी साइड्स होती है उतनी एंगल होते हैं. जितनी साइड्स होती हैं उतने एंगल होते हैं. सर ये जो जनरल रूल है वो ओपन फिगर में नहीं होगा, नहीं तो क्लोज्ड फिगर में होगा. क्लोज्ड फिगर में होगा. क्या ये सही कह रहा है? यस सर. क्लैप फॉर योरसेल्फ. बरसात का ये मौसम सीड्स एंड सीड्स पार्ट करवाने के लिए बहुत सही है. बीजों के अंकुरण, उनके संग्रहण और पहचान जैसी कई गतिविधियां करवाई जा सकती हैं. आज हम आपको 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ले चलते हैं. यहाँ बच्चे बीजों से जुड़ी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं. बच्चे अपने घर, आसपास और बड़ों से बातचीत करके बीज इकट्ठा करके लाए हैं. आइए देखें. ज़ाइना, आप कौन से बीज लेके आए हो बेटे? मैम, आई हैव ब्रॉट सम वेजिटेबल सीड्स. दिस इज कैप्सिकम सीड. ओके, व्हाट इज दिस बिग सीड? व्हाट इज दिस? मैम, दिस इज कोकोनट. मैम, मैं तुलसी के बीज लाई हूँ. मैम, हम चना लाए हैं. एंड व्हाट इज दिस ब्लैक सीड्स? मैम, ये है काली दाल. मैंने एक कपास का बीज देखा था, लेकिन वो बार बार उड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे पेपर पे चिपका दिया. विभिन्न प्रकार के बीजों के संग्रहण करने पर बच्चे अपने अनुभव व्यक्त कर सकते हैं तथा साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के कई महत्वपूर्ण सीखने के संकेतकों जैसे अवलोकन, उनकी पहचान आदि से उन्हें अवगत भी कराया जा सकता है. अच्छा, ये आप बताइए कि अब सब बीज एक जैसा होता है? मैम, कुछ सीड्स छोटे होते हैं और कुछ सीड्स बड़े होते हैं. राजमा का बीज लाल और खरबूजे के बीज सफेद होते हैं. मैम, कुछ बीज मुलायम होते हैं और कुछ मैम सख्त. मैम, कुछ बीज मैम टेढ़े होते हैं और कुछ बीज मैम सीधे होते हैं. Okay children, these seeds are all mixed. Could you please sort them into groups based on their color, size and shape? Now children, you have sorted the seeds. Look at this table. बीजों को उनके रंग, आकार, आकृति और प्रकृति के आधार पर छांटते हुए हम बच्चों की पहचान करने, बीजों को छांटने, उनका समूहीकरण करके व्यवस्थित तरीके से रखने, तालिका बनाने तथा अपने अवलोकन को रिकॉर्ड करने जैसी क्षमताओं के विकास को दिशा दे सकते हैं. Now please draw the table. Please draw the table. Suppose if you don't know the name of the seed or if you don't know the shape of the seed, आप चित्र बना सकते हैं. आपको नींबू पानी अच्छा लगता है? कितने बच्चों को नींबू पानी बनाना आता है?
Wow, that's nice. Okay, put your hands down. By chance, if you swallow the nimbu seeds, what will happen? अच्छा बच्चों, आज हम देखेंगे कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं। बीज कैसे अंकुरित होते हैं, इसका पता करने के लिए शिक्षिका ने हर समूह को 3-3 कटोरे तैयार करने को कहा। पहले कटोरे में बच्चों ने सूखे बीजों को रखा है, दूसरे कटोरे में बच्चों ने बीजों को पानी में रखा है, तीसरे कटोरे में बीजों को गीली रुई पर रखा है। तीनों कटोरों को हर समूह ने कक्षा में खिड़की के बाहर रख दिया है। बच्चों, कल हमने क्या किया? मैम हमने फर्स्ट कटोरी में ड्राई सीड्स डाले थे। ओके, सेकंड कटोरी में? मैम हमने सेकंड कटोरी में वाटर के अंदर सीड्स डाले थे। Now what did you put in the third कटोरी? मैम soaked seeds in wet cotton. Okay children, we had in the first katori dry seeds, in the second katori we had seeds under water, and in the third katori we had soaked seeds in wet cotton. My question is, what is your observation? In which katori did the seeds germinate? Take a look. अगले दिन बच्चे अपने समूह के कटोरों का निरीक्षण कर अपने अवलोकनों को तालिका में भरते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं। अच्छा बच्चों, पहले कटोरी में आपने क्या देखा? मैम एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं उगे थे? मैम क्योंकि उसमें पानी नहीं था। अच्छा, she says पहली कटोरी में the seeds did not germinate because there was no water. मगर दूसरी कटोरी में बहुत पानी था, हाँ या ना? उसमें क्या सीड्स जर्मिनेट हुआ? क्यों नहीं हुआ? मैम क्योंकि सेकंड कटोरी में कॉटन नहीं था। आप जरा बाहर देखिए, वहाँ पर बाहर क्या सारे पौधों में कॉटन है? तो कॉटन अगर नहीं है तो क्या पौधा नहीं उग सकता? क्या नहीं था उसमें, बताइए? एयर नहीं था। एयर क्यों नहीं था बेटे? एयर तो आसपास तो बहुत है। मैम क्योंकि मैम वो उस सीड्स के ऊपर में पानी भरा हुआ था। ये आप बता सकते हो कि क्यों तीसरी कटोरी में स्प्राउट्स निकले थे? क्योंकि मैम उसमें रुई और गीली थी मैम, जिससे रुई से जल्दी निकलते हैं। रुई से जल्दी निकलते हैं या और कुछ भी चाहिए? सनलाइट भी चाहिए। एंड देयर वाज, बताइए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? यस बताइए। मैम एयर, वाटर और मैम सनलाइट। Yes, very good. So she says that in the third katori, the seeds germinated because there was air, water and sunlight. So these are the three things which are needed for germination of seeds. That is the reason why the seeds sprouted there. अभी भी आपको लगता है कि बीज अगर swallow करेंगे तो आपके पेट में पेड़ उगेगा? किस किस को अभी भी डाउट है? किस किस को लगता है अभी भी? कोई नहीं है ना? तो इसलिए आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू गेट स्केर्ड दैट इवन इफ बाय मिस्टेक इफ यू swallow some seeds, it will not grow in your stomach. ओके, आपने जो सीड्स को जर्मिनेट किया था उसको आप ऑब्जर्व करेंगे फॉर 4 to 5 डेज। आपको रिकॉर्ड करना है अपनी कॉपी में कि कितना कितना इनकी ग्रोथ थी, और बाद में हम ना स्कूल में क्यारियां बना के हम वहां पर ये सारे पौधे हम लगाएंगे। पर्यावरण अध्ययन की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्वतंत्र खेलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कला और शिल्प भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक अभिन्न अंग है। सीखने के ऐसे अवसर देने पर बच्चों में अन्य कई कौशलों जैसे कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता आदि का विकास होता है। इस तरह के अनुभव और मौके लगातार देते रहने पर
बच्चों की उपलब्धि स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।